हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कोलन क्लासिफिकेशन क्या है। आखिर ये कोलन क्लासिफिकेशन का जन्म कैसे हुआ, इसकी क्या क्या कहानियां जुड़ी हुई हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या इसमें नए नए तरह के चेंजेस समय के साथ आती चली गई। तो आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे वो किसी भी तरह का आपका लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम में कोलन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको लगेगी मैंने कुछ आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही में हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ जाना। और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, तो उन सारी वीडियो को भी आप ज़रूर एक बार देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज ये जो है कोलन क्लासिफिकेशन, जिसे द्विबिंदु वर्गीकरण, हिंदी में द्विबिंदु वर्गीकरण भी कहते हैं, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन क्या है? द्विबिंदु वर्गीकरण है, जिसे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1933 में दिया था। 1933 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर श्याली रामा मित्रा रंगनाथन 1933 में उन्होंने क्या दिया था? कोलन क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। ये तो आपको सबको पता ही होगा। अब आते हैं इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे। आखिर किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता चला गया, कोलन क्लासिफिकेशन आखिर कैसे बना। तो जो रंगनाथन थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे, ये दरअसल में कोई लाइब्रेरी के जनक नहीं थे। लाइब्रेरी का इनके पास कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये जो थे ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे। ये मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में ये मैथमेटिक्स के एक लेक्चरर थे। और इनको क्या किया गया? 1924 में इनको मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरियन, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। और यहीं से कोलन क्लासिफिकेशन की एक शुरुआत आप कह लो कि हो सकती है, ठीक। कि अगर रंगनाथन एक लाइब्रेरियन के तौर पर नहीं अपॉइंट किए जाते हैं, तो काश ये शायद नहीं होता कि कोलन क्लासिफिकेशन आज हमारे सामने दिखता। तो 1924 की ये कहानी है। ये 1924 की ये कहानी है कि 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रंगनाथन को लाइब्रेरियन के तौर पर नियुक्त किया गया। और फिर यहाँ से देखिए कहानी क्या कहाँ जाती है कि जैसे ये लाइब्रेरियन बनते हैं, इनको एक ऑब्जर्वेशनल टूर के लिए, ठीक, ब्रिटेन भेजा जाता है। ब्रिटेन लाइब्रेरीज में, ठीक, ब्रिटेन में जो भी अलग अलग लाइब्रेरी थे, वहाँ पर उनको भेजा जाता है कि वहाँ जाकर वो ऑब्जर्व करे कि वहाँ की सिस्टम, लाइब्रेरी की सिस्टम कैसी चल रही है, वहाँ पर कौन कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा है, कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो उन सारी बातों को देखने के लिए रंगनाथन को मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की तरफ से ब्रिटेन भेजा गया, ब्रिटेन लाइब्रेरीज में। और वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया कि जो भी लाइब्रेरीज थे, सारे लाइब्रेरीज में वो जाते थे, जाकर वहाँ के सिस्टम को देखते थे, किस तरह का सिस्टम है। और वो देखने के बाद वहाँ पर जो सिस्टम चल रहा था, DDC, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, वहाँ जाकर उन्होंने वो भी सीखा। और वो सीखने के दौरान ही उनको DDC जो डेविड थे, मेलविल डेविड थे, वो तो उनको पसंद आया कि हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तेज़ दिमाग वाले हैं, इतना अच्छा ये क्लासिफिकेशन सिस्टम क्रिएट किया है। लेकिन उनको ये क्लासिफिकेशन, डेसिमल क्लासिफिकेशन, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन से थोड़ी बहुत कमी उनको नज़र दिख रही थी, ठीक। वो कमी बार बार उनको खटक रही थी मन में कि नहीं, इसमें कुछ तो कमी है। और वो कुछ कमी जैसे थी कि वो वेस्टर्न पर ज़्यादा बेस्ड था, वेस्टर्न कल्चर पर बेस्ड था।
उसमें एशियन कंट्रीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं था। तो ये सब बातें कुछ थी जो उनको दिमाग में वो खटक रही थी। और साथ ही में उनका जो वो जो क्या करते थे, वहाँ पर अलग अलग तरह के क्लासेस जो होते थे वो अटेंड करते थे। और स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में वहाँ पर एक टीचर थे WCB सीयर्स। क्या थे? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में WCB सीयर्स नाम के एक टीचर थे, एक लेक्चर थे। वो क्या थे? WCB सीयर्स, जिन्हें फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहा जाता है दोस्तों। WCB सीयर्स क्या थे? ये फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थे। और ये क्या करते थे? वहाँ पर क्लास लेते थे और रंगनाथन जी वहाँ पर पढ़ते थे, उनके क्लास को अटेंड करते थे। और इसी को अटेंड करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें WCB सीयर्स से क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने सीखा। और WCB सीयर्स के वो काफ़ी चहेते भी बन गए थे। ठीक, लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया, वो मोड़ आया जब वो गए डिपार्टमेंटल स्टोर, सेल्फ्रिड्स डिपार्टमेंटल स्टोर। वो जब गए वहाँ, तब वहाँ पर क्या हुआ? एक सबसे बड़ा चेंज आया। क्या कि वहाँ पर उन्होंने एक खिलौने को देखा। और उस खिलौने, वो खिलौना क्या था? एक मैकेनो सेट था, एक मैकेनो टॉय किट था। वो मैकेनो किट क्या होता है? तो मैकेनो किट एक ऐसा टॉय होता है जो नट बोल्ट पर कसा होता है, और अलग अलग नट बोल्ट को चेंज करके, क्या किया जाता है? उसको अलग अलग तरह के टॉय में बदला जाता है। यानी एक नट को खोल के दूसरे में कस देना, दूसरे को खोल के तीसरे में टाइट कर देना, कस देना। इस तरह से करके वो क्या होता था? अलग अलग तरह के डिज़ाइन का, अलग अलग आकृति का, शेप का एक टॉय बन जाता था। ठीक है, तो वही था, एक मैकेनो सेट था। और उसी मैकेनो सेट को देखकर उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना कनेक्टिंग सिंबल का। ठीक है, क्या बना कि इस मैकेनो सेट को देखकर रंगनाथन के माइंड में ये कनेक्टिंग सिंबल वाला कॉन्सेप्ट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग देखते हैं कोलन क्लासिफिकेशन में अलग अलग तरह के कनेक्टिंग सिंबल, तो ये जो कनेक्टिंग सिंबल का जो कॉन्सेप्ट था उनके दिमाग में उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में मैकेनो सेट को देखकर हुआ। और ये 1924 में जो वो ब्रिटेन में रहे, और वहाँ पर वो रहते वो अपने दिमाग में कोलन क्लासिफिकेशन का जो भी कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेकर भारत के लिए 1925 में वो वापस लौट गए। ठीक है, तो 1924 में वो क्या किए? वो पूरे साल ब्रिटेन में रहे, और ब्रिटेन में रहने के बाद वो वहाँ से कोलन क्लासिफिकेशन, वो जब मैकेनो सेट को देखें, वहाँ से बहुत सारी शिक्षा लिए। WCB सीयर्स के साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, और सीखने के बाद उनके दिमाग में मैकेनो सेट को देखकर कोलन क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, कनेक्टिंग सिंबल का कॉन्सेप्ट आया। और वो 1925 में इंडिया वापस लौट गए, भारत वापस लौट गए। और कहाँ लौटेंगे? तो वहीं जहाँ से वो आए थे, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में वापस लौट गए। और 1925 से लेकर 1932 के बीच में उन्होंने अपने दिमाग में जो भी बातें ब्रिटेन में सीखी थी, जो भी उनके दिमाग में बातें आई थी मैकेनो सेट को देख के, वहाँ भारत आकर वो शेड्यूल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए शुरू कर दिए। वहाँ पर अपने लाइब्रेरी में आके, अपने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आके वहाँ पर शेड्यूल को क्रिएट करना वो शुरू कर दिए। और इसी के साथ 1933 में वो दिन आया, 1933 का वो साल आया जब उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन पहली बार पब्लिश किया, SR रंगनाथन के द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, एशिया पब्लिशिंग हाउस। ठीक, और ये 1933 में जो पहला एडिशन था कोलन क्लासिफिकेशन का, ये जो पहला एडिशन था, ये इस पहले एडिशन में, ठीक, इस पहले एडिशन में ये जो पहला एडिशन था वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। कोलन क्लासिफिकेशन CC का जो पहला एडिशन था वो 1933 में 1933 में आया, और इसमें 3 पार्ट थे। पहला जो पार्ट था 127 पेज का था, जो रूल था। दूसरा पार्ट था 135 पेज का, 135 पेज का शेड्यूल था। और तीसरा जो पार्ट था 106 पेज का, जो कि इंडेक्स था। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ क्या कि 1933 में पहला एडिशन में 3 पार्ट में ही रिलीज हुआ, जो कि पहला पार्ट था रूल, दूसरा पार्ट था शेड्यूल और तीसरा पार्ट था इंडेक्स।
तो इस तरह से क्या हुआ, आपने देखा कि लाइब्रेरी ये कोलन क्लासिफिकेशन का जन्म हो गया। अब जब ये आया उसके बाद ये जो 1933 में आया तो इसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम को उन्होंने क्या किया, एक 1937 में प्रोलेगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक बुक पब्लिश की, और इस बुक में बहुत कुछ रूल्स को थे, बहुत सारे रूल्स को इन्होंने क्या किया, क्रिएट किया। जो रूल्स क्या किए उनके 1933 के जो क्लासिफिकेशन कोलन क्लासिफिकेशन जो दिया था उसको वो करेक्ट करने में मदद किया, यानी एक कोलन क्लासिफिकेशन का एक हेल्पफुल बुक हो गया प्रोलेगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। और बाद में फिर इसी तरह वो डेवलपमेंट चलता रहा, और 1939 में क्या किया उन्होंने, सेकेंड एडिशन कोलन क्लासिफिकेशन लाया, कोलन क्लासिफिकेशन का सेकेंड एडिशन लाया। और ये जो एडिशन था, इस एडिशन में एक एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ गया, यानी पहले जो 3 पार्ट था अब 4 पार्ट हो गया, और ये जो चौथा पार्ट था उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, 3000 एग्जाम्पल्स दिए थे। ये जो 3000 एग्जाम्पल्स थे वो क्या थे, जो पार्ट 1 में जो रूल्स था उन सारे रूल्स का एग्जाम्पल्स एक चौथे पार्ट में बनाकर इस सेकेंड एडिशन में 1939 के एडिशन में दिया गया। और साथ ही में एक नया मेन क्लास 8 स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और मिस्टिसिज्म के लिए बनाया गया। दोस्तों यहाँ तक यह बात तो आपको समझ में आई कि 33 में फर्स्ट एडिशन आया और सेकेंड एडिशन आया 39 में, और 39 में क्या हुआ, तो एक एक्स्ट्रा पार्ट, फोर्थ पार्ट जुड़ गया जिसमें क्या था, 3000 एग्जाम्पल्स थे। फिर बाद में 1945 से 1947 इस बीच में क्या हुआ कि जो एस.आर. रंगनाथन थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया गया था, और यहाँ पर वो रहते वो किसी प्रकार का वो अपने रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब उनको शिफ्ट किया गया तो वहाँ उनको जो भी एकेडमिक काम होते थे उन सारे काम में उनको लगा दिया गया, तो इसलिए वो उनके पास टाइम नहीं बच पाता था और वे रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो उस दौर में वो कुछ भी काम नहीं कर पाए। लेकिन जब 1947 में जो VC थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC थे, सर मॉरिस ग्वेर 1947 में उनको बुला लेते हैं अपने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुला लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपको पूरी तरह से सहयोग करूँगा, पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा, हर तरह से संभव सपोर्ट करूँगा कि आप अपने रिसर्च को, अपने एक सीरियस रिसर्च को जारी रखें। तो जो सर मॉरिस ग्वेर थे वो एस.आर. रंगनाथन को इनवाइट करते हैं कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, और इस तरह वहाँ पर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाते हैं 1947 में, और 1950 में उन्होंने थर्ड एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन पब्लिश कर दिया। ठीक है, इस तरह से तीसरा एडिशन 1950 में कोलन क्लासिफिकेशन का आ गया, और उस तीसरे एडिशन में उन्होंने फेज रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फेज रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया अपने थर्ड वाले एडिशन में। फिर इस तरह वो रिसर्च आगे बढ़ता गया, और 1952 में 2 साल के बाद ही उन्होंने फोर्थ एडिशन कोलन क्लासिफिकेशन का फोर्थ एडिशन लाया। और ये जो फोर्थ एडिशन था, ठीक, इस फोर्थ एडिशन में ये जो फोर्थ एडिशन में जो कॉन्सेप्ट आया था वो उन्होंने थर्ड वाले एडिशन में ही अपने दिमाग में ला चुका था। उन्होंने थर्ड एडिशन में ही वो कॉन्सेप्ट ला चुके थे अपने दिमाग में, और उन्होंने 2 साल बाद फोर्थ एडिशन में उस कॉन्सेप्ट को पब्लिश कर दिया। और वो जो कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने कोलन क्लासिफिकेशन को एक नया आयाम दिया, एक नया सवेरा दिया, यानी एक वो आगे बढ़ता चला गया। और वो ऐसा कॉन्सेप्ट था कि उस कॉन्सेप्ट ने वो कॉन्सेप्ट आज भी कह सकते हो कि वो एक विवाद का विषय है, कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो वो जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट का नाम था 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। ठीक, एस.आर. रंगनाथन ने बताया कि इस अर्थ पर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इस 5 फंडामेंटल कैटेगरीज के ही अंदर आएगा। 5 एंड ओनली 5, 5 और केवल 5 ही, ठीक, फंडामेंटल कैटेगरीज होंगे। और उन सारे कैटेगरीज को उन्होंने अलग अलग कनेक्टिंग सिंबल से उनको रिप्रेजेंट किया, उसको दिखाया।
इसके पहले क्या हो रहा था कि जो भी कनेक्ट किए जाते थे तो वो सिर्फ कनेक्ट किया जाता था किससे, सिर्फ कोलन से किए जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा था कोलन क्लासिफिकेशन। जो कि वो जब वो मैकेनोसाइट को देखे तो उनके दिमाग में आ गया था कनेक्टिंग सिंबल, और वो कनेक्टिंग सिंबल क्या था, यही कोलन था। इसी कोलन से वो पहले क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, एक से दूसरे को जोड़ते थे। लेकिन बाद में 4th एडिशन में उन्होंने क्या किया, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया, और इस 5 फंडामेंटल कैटेगरीज के बाद से उन्होंने क्या किया कि ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी को अलग अलग कनेक्टिंग सिंबल को दिया। तो ये क्या क्या थे, तो ये थे पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ये था पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। पर्सनालिटी था, उसका जो इंडिकेटर था वो था कॉमा, मैटर का था वो था सेमी कॉलन, एनर्जी का था वो कॉलन, स्पेस का था डॉट, और टाइम का भी था डॉट। यानी यहाँ पर जो दो था स्पेस और टाइम, वो क्या था, उस दोनों का कनेक्टिंग सिंबल डॉट था। तो ये था 4th एडिशन की कहानी। तो 4th एडिशन जो कि 1952 में आया, इस 1952 में उन्होंने एक बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसने क्या किया, एक नया रूपरेखा तैयार की कोलन क्लासिफिकेशन की। तो ये था 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। और इसी के बाद उन्होंने क्या किया, 1952 के बाद 1957 में उन्होंने 2nd एडिशन ऑफ प्री-लोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को भी पब्लिश कर दिया। फिर 1957 में इन्होंने क्या किया, जो 5th नया जो कोलन क्लासिफिकेशन का अगला एडिशन आया वो था 5th एडिशन 1957 में। और इसकी जो खास बात थी कि ये 2 वॉल्यूम में आई थी, लेकिन ये जो 2 वॉल्यूम था, एक था बेसिक वर्जन था और एक था डेप्थ वर्जन। 2 वॉल्यूम में ये 5th एडिशन की 1957 में कोलन क्लासिफिकेशन आई, जो कि बेसिक वर्जन में थी और एक डेप्थ वर्जन में थी। लेकिन सिर्फ बेसिक वर्जन को ही पब्लिश किया गया, डेप्थ वर्जन को पब्लिश नहीं किया गया। और ये जो 5th एडिशन थी, इस 5th एडिशन में क्या हुआ, एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, फेज रिलेशन को जोड़ा गया, और फेज रिलेशन का डिटेल के बारे में बताया गया, और इंटरफेसेट रिलेशन के बारे में बताया गया, और एम्प्टी एंड एम्प्टिंग डिजिट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 5th एडिशन में। तो 5th एडिशन आपका 1957 में आया, और ये 1957 के एडिशन में क्या क्या चेंज आया, पहले तो 2 वॉल्यूम आई, एक बेसिक वर्जन और एक डेप्थ वर्जन। और जो बेसिक वर्जन थे उसको पब्लिश किया गया, डेप्थ वर्जन को पब्लिश नहीं किया। और 5th एडिशन में फेज रिलेशन के से रिलेटेड, इंटरफेसर से रिलेटेड, और एम्प्टी और एम्प्टिंग डिजिट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये थी 1957 की कहानी। नेक्स्ट थी 1960 में उन्होंने 6th एडिशन को कोलन क्लासिफिकेशन को लाया, जो कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट बेंगलोर के द्वारा पब्लिश हुआ। और इसमें इस एडिशन में क्या किया, जो भी पहले ग्रीक लेटर्स जो यूज़ हो रहे थे उन सभी ग्रीक लेटर को हटाकर उसके जगह पर रोमन कैपिटल को यूज़ किया गया। ठीक है, क्या किया गया, रोमन कैपिटल्स को यूज़ किया गया। जो भी पहले ग्रीक लेटर्स यूज़ हो रहे थे उनको हटाकर रिप्लेस करके रोमन कैपिटल्स का यूज़ किया गया। और 1963 में जो भी कुछ भी कमी थी, थोड़ी बहुत कमी थी, उस कमी को दूर करते हुए 6th एक रिवाइज एडिशन लाया गया। और उस 6th रिवाइज एडिशन में जो मेन बात थी वो थी क्या, कि जो डॉट यूज़ हो रहा था टाइम के लिए, उसकी जगह पर इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाने लगा। जो पहले 6th एडिशन तक डॉट का यूज़ किया जा रहा था टाइम के लिए, वो अब क्या किया जाने लगा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाने लगा डॉट की जगह पर 1963 का 6th रिवाइज एडिशन में। और जो 1987, उसके बाद 1987 में सीसी का जो कोलन क्लासिफिकेशन, उसका जो सबसे लेटेस्ट अभी एडिशन है वो है 7th एडिशन, जो कि DRTC बेंगलोर के द्वारा पब्लिश किया गया। DRTC बेंगलोर के द्वारा पब्लिश किया गया 7th एडिशन, जो कि 5 पार्ट में बटा हुआ था। पहला जो पार्ट था वो था इंट्रोडक्शन, दोस्तों यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, गलत है, 7th एडिशन 7, जो कि पार्ट ए इंट्रोडक्शन, पार्ट बी गाइडेंस टू बिगिनर, पार्ट सी जनरल रूल्स, पार्ट डी जनरल डिवीजन एंड कॉमन आइसोलेट्स, एंड पार्ट ई स्पेशल आइसोलेट्स। ठीक, तो इस तरह से जो 7th एडिशन था, 7th एडिशन उसको 5 भागों में, 5 पार्ट में पब्लिश किया गया। उसमें 5 पार्ट थे और ये पब्लिश किया गया 1987 में। सो दोस्तों, इस तरह से ये टोटल 7th एडिशन तक हम लोग ने देखा किस प्रकार से कोलन क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट चलता गया।
हमने देखा कि 1924 से इसकी हिस्ट्री की शुरुआत हुई, जब एस आर रंगनाथन को क्या किया गया, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया और उनको ब्रिटेन भेजा गया। और वहाँ पे उन्होंने मैकॉले सेट को देखकर उनके दिमाग में कनेक्टिंग सिंबल और कोलन क्लासिफिकेशन को तैयार करने का वो दिमाग में उनकी बात आ गई, कॉन्सेप्ट आ गया। और 1925 में वो अपने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में वापस आकर उनके बारे में वो सारी रिसर्च करके उन्होंने शेड्यूल को तैयार किया। और 1933 में उन्होंने पहली बार कोलन क्लासिफिकेशन को पब्लिश कर दिया, और जिसमें कनेक्टिंग सिंबल कोलन का यूज़ किया, इसलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम कोलन क्लासिफिकेशन पड़ा। और बाद में इस तरह करते करते 1987 में ये 7th एडिशन तक ये कोलन क्लासिफिकेशन आ चुकी है। लेकिन आज भी हम लोग 6th एडिशन के कोलन क्लासिफिकेशन का ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 1987 का इसमें बहुत सारी खामियां थी, जिसको बाद में वापस बुला लिया गया और इसको पब्लिश बाद में और आगे इसका प्रिंटेड नहीं किया गया। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, इसमें सीसी के बारे में मैं और बताऊंगा कि इसमें क्या क्या और नए नए चेंजेज आए, क्या क्या आइडिया प्लान, वर्ब प्लान, जो भी प्लान्स थे, जो नोटेशन थे, किस तरह का नोटेशन यूज होते हैं, कौन से प्लान थे, कि कौन कौन सा लॉज आया, ठीक है। तो वो सारी बातों को मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू वंस अगेन।